नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग जिसे कहा जाता है, अर्थात गुप्त साम्राज्य के बारे में हम ऐतिहासिक जानकारी लेने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं विभिन्न कंपटीशन के माध्यम से। गुप्त काल अपने आप में एक स्वर्णिम युग कहा जाता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या फिर व्यापार वाणिज्य या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने आप में यह एक स्वर्णिम युग बताया जाता है। गुप्त काल का जो ये स्वर्णिम युग हम देखने जा रहे हैं 240 ईसा पूर्व से 555 ईसा पूर्व तक, ये अपने आप में भारतीय इतिहास को स्वयं एक रिप्रेजेंट करता है। और भारतीय इतिहास की जो छवि हमें देखने को मिलती है ऐतिहासिक, उसमें सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिलता है गुप्त साम्राज्य। शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य जो है इसका जो उदय वो उत्तर भारत के राजनीतिक एकता में किस प्रकार गुप्त वंश का उदय हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं हम गुप्त काल का समय। तो गुप्त साम्राज्य जो है इसका शासनकालीन समय जो हमें देखने को मिलता है, यह मिलता है 240 ईस्वी से लगाकर 555 ईस्वी इनका शासन काल देखने को मिलता है, जिसमें हमें विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है आदि की विभिन्न जानकारी हमें इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं। शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी वंश हो उसका जरूर एक शासकीय चिन्ह होता है। जैसे हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य का जो शासकीय चिन्ह देखने को मिलता है वह था मयूर। लेकिन अगर शासकीय चिन्ह की बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य का शासकीय चिन्ह बताया जाता है आपके गरुड़। गुप्त साम्राज्य का शासकीय चिन्ह बताया जाता है गरुड़। और अगर बात करें गुप्त साम्राज्य का उदय कहां से हुआ है, तो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है कौशांबी से। किससे उदय हुआ है? कौशांबी से गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। अगर पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य के जो प्रारंभिक शासक हैं, यह शुरुआती क्षणों के अंदर ये किस प्रकार का कार्य करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि राजा बनने से पहले, अपने वंश को स्थापित करने से पहले 101% वह किसी का अमात्य रहा होगा या फिर किसी का कुषाण रहा होगा। तो गुप्त शासन या गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम शासक बताया जाता है श्रीगुप्त, वह कुषाण वंश का सामंत हुआ करता था। और जब राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर इसने गुप्त वंश की नींव रखी, उसके बाद में सबसे प्रबल रूप में निकलकर साम्राज्य जो सामने आया है, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, किस आधार पर, किस रूप में गुप्त साम्राज्य को आगे आने का मौका मिला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो है इसकी राजनीतिक उदय के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक एकता लगभग समाप्त हो गई। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, लेकिन कुछ राजवंशों ने इसमें राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया, अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास किया, जैसे कुषाण वंश, सातवाहन वंश, जैसे उत्तरी भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को प्रबल बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे केवल और केवल अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। और इस प्रकार गुप्त वंश जो हैं यह निकलकर अपनी राजनीतिक छवि के साथ में रिप्रेजेंट हुआ। अब हम बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो है इसका उदय किस सदी में हुआ। तो सुनिए आप, 3वीं सदी के अंत तक पूर्वी भारत में नए राजवंश का जो उदय हुआ है, ऐसी कंडीशन में उसे गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है, जो शुरुआत में कुषाण वंश के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। सामंत कार्य क्या करता है? तो सामंत जो बताया जाता है यह भू राजस्व
कलेक्ट करने का कार्य करता था। और जब इसकी राजनीतिक स्थिति प्रबल हो जाती थी और राजा की स्थिति डावाडोल हो जाती थी, ऐसी स्थिति में सामंत राजा बनकर सामने आता था। अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में शुरू करने जा रहे हैं ऐतिहासिक जानकारी। तो गुप्त साम्राज्य की जो ऐतिहासिक डिटेल है यह हमें किस में पढ़ने को मिलती है, सर्वप्रथम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शुरू करने जा रहे हैं गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कि गुप्त काल का जो ऐतिहासिक विवरण है वह हमें किन किन के माध्यम से जानने को मिलता है, चाहे पुरातात्विक हो या साहित्यिक स्रोत है, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत। गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है साधन। अब गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत जो हैं इनमें सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। किसके बारे में? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। और पुरातात्विक स्रोत के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ लेते हैं गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में। गुप्तकालीन अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में हम बात कर लेते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख हमें देखने को मिलता है जिससे हमें गुप्त काल की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी राजा, सामंत, जमींदार के बारे में ऐतिहासिक विवरण या प्रशंसा भरे शब्द जो उत्कीर्ण करवाए जाते हैं पाषाणों के ऊपर, उसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी देखने को मिलती है? तो नाम आता है आपके प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से इसे जाना जाता है। अब प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त काल में कहाँ स्थापित करवाई गई थी? तो जगह का नाम आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जहां त्रिवेणी संगम बताया जाता है, त्रिवेणी संगम पर इसे स्थापित किया गया था। विभिन्न पाषाण स्तंभों के ऊपर इसे उत्कीर्ण करवाया गया था। अगर पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके रचनाकार का नाम बताइए, तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार बताए जाते हैं उन्हें हरिसेन के नाम से जाना जाता है। और हरिसेन ने इस प्रशस्ति की जो रचना है वो किस में की है? तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के अंदर इस प्रशस्ति की रचना हमें पढ़ने को मिलती है। बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें किस गुप्तकालीन शासक के ऐतिहासिक जानकारी जानने को मिलती है? तो डिटेल जो हमें इसमें पढ़ने को मिलती है उसमें नाम आता है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का ऐतिहासिक समय जो शासकीय समय बताया जाता है 335 से 375 ईस्वी तक बताया जाता है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सी जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार नीतियां, समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार नीतियां, साथ ही इसमें संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी, संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें किस में पढ़ने को मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार नीतियां जिनमें ग्रहण, मोक्षानुग्रह, राज प्रशबोधन और सर्वदानाज्ञाकरण, साथ ही समुद्रगुप्त की संपूर्ण जो उपाधियां हैं, युद्ध हैं, कहाँ किस क्षेत्र में कितने युद्ध लड़े हैं, यह डिटेल हमें प्रयाग प्रशस्ति के अंदर पढ़ने को मिलती है। तो नंबर 1 हमने ऐतिहासिक स्रोत के अंदर प्रयाग प्रशस्ति की डिटेल जान ली। नंबर 2, दूसरी जो ऐतिहासिक स्रोत हमें देखने को मिलता है उसका नाम है महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ लेख। महरौली लौह स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली, दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में स्थित है आपके महरौली स्तंभ लेख। इसमें हमें किस गुप्तकालीन शासक की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है इसके अंदर
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की ऐतिहासिक जानकारी जो है हमें इसमें पढ़ने को मिलती हैं। उपलब्धि के बारे में, उपाधि के बारे में, प्रसिद्ध जो सिक्कों का प्रचलन है उसके बारे में जानकारी हमें इसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। शकों का जो नाश किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसकी भी ऐतिहासिक जानकारी हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ये जो प्रसिद्ध हुआ है, ये डिटेल भी हमें महरौली स्तंभ लेख से जानने को मिलती है। नंबर 3, तीसरी जो पुरातात्विक स्रोत जो अभिलेख स्रोत है उसमें जो डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है वो है आपके मंदसौर अभिलेख। किसके बारे में? तीसरा जो अभिलेख है उसका नाम है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के बारे में हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है। मंदसौर कहाँ पर पड़ता है? तो मंदसौर पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो मंदसौर अभिलेख हैं ये कब उत्कीर्ण करवाया गया था? तो समय लिख सकते अब 473 ईस्वी के अंदर इसे उत्कीर्ण करवाया गया। इसमें डिटेल हमें किसकी पढ़ने को मिलेगी? तो डिटेल हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी कुमार गुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त द्वितीय की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो हमें मंदसौर अभिलेख में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें कुमार गुप्त की जो ऐतिहासिक विजय हैं, कुमार गुप्त के द्वारा जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को जो संरक्षण देकर नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है उसकी डिटेल भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। नंबर 4, चौथा जो पुरातात्विक स्रोत हमें देखने को मिलता है उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह कहाँ पर पड़ता है? तो जूनागढ़ जो अभिलेख है यह सौराष्ट्र प्रांत जिसे गुजरात के नाम से भी जाना जाता है, तो गुजरात के अंदर यह जूनागढ़ अभिलेख हमें देखने को मिलता है। और यह किस झील के किनारे है? तो बताया जाता है सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ है? किस वंश के शासन काल में हुआ? तो नाम बताया जाता है मौर्य काल। और सुदर्शन झील का समय समय पर किस शासकों ने इसका पुनरुद्धार करवाया, रिपेयरिंग करवाई है? तो एक नाम आता है रुद्रदमन और एक नाम आता है स्कंदगुप्त। अब बात करते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें हमें गुप्त काल के किस शासक की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है? तो इसमें नाम आता है स्कंदगुप्त का वर्णन। डिटेल जो हमें जानने को मिलती है इस अभिलेख से वो है आपके स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं आपके हूण जाति जिसे भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा एक नाम दिया गया मलेच्छ। आगे बढ़ते हैं, अंतिम जानकारी ले लेते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत की। तो अंतिम पुरातात्विक स्रोत को जो बताया जाता है वो है आपके पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख। पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख। पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख की डिटेल भी हमें जानने को मिलती हैं जो आपके पुरातात्विक स्रोत बताती हैं गुप्त काल से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि यह जो रिद्धपुर और ताम्रपत्र लेख हैं इसमें गुप्तकालीन किस व्यक्ति की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती हैं? तो नाम आता है प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्त भी लिख सकते हो। अगर पूछ ले कि प्रभावती गुप्त जो है ये किसकी बेटी बताई जाती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी बताई जाती है। अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश के शासक के साथ में करवाया? तो वंश का नाम वाकाटक और शासक का नाम बताया जाता है रुद्रसेन। तो साथियों, हमने गुप्त साम्राज्य की नींव उत्तर भारत में
कब पड़ी, कहाँ पड़ी, शासकीय चिन्ह और किस कंडीशन में पड़ी हैं, इसकी ऐतिहासिक जानकारी ले ली। और साथ ही गुप्तकालीन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इनमें जो प्रमुख रूप से अभिलेख हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त काल के जो ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत जो हैं इनके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन पुरातात्विक स्रोत में अब हम बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोत के बाद में हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत। वे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं जिनमें गुप्तकालीन ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, साथ ही हम उनके रचनाकारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। वैसे गुप्त काल का जो साहित्य है इनमें सर्वप्रसिद्ध जो साहित्य रहा है वह रससिद्ध कवीश्वर कालिदास का रहा है, जिन्होंने उत्तर भारतीय या फिर संपूर्ण भारतीय इतिहास में नाट्य शास्त्र की रचना की है। तो संपूर्ण जो ऐतिहासिक जानकारी है इनमें हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की। गुप्त काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन जो साहित्यिक स्रोत हैं इनमें सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं विशाख दत्त के बारे में। किसके बारे में? विशाख दत्त। विशाख दत्त के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विशाख दत्त की वह कौन सी रचना है जिनमें हमें गुप्त साम्राज्य का ऐतिहासिक विवरण पढ़ने को मिलता है? तो विशाख दत्त का जो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है इसका नाम बताया जाता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के नाम से जाना जाता पहली रचना जो विशाख दत्त की, और दूसरी रचना जो देखने को मिलती है इसका नाम है आपके देवी चंद्रगुप्तम दूसरी रचना है आपके विशाख दत्त की। और नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो प्रमुख रचनाकार है जिसमें हमें ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है गुप्त साम्राज्य की, तो उसमें नाम आता है आपके दंडीन जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं गुप्त काल के, इनमें इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें हमें गुप्तकालीन जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो सबसे पहले जो रचना इनकी बताई जाती है उसका नाम है 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र इनकी पहली रचना, और दूसरी रचना जो दंडीन की देखने को मिलती है यह बताई जाती है आपके काव्य दर्शन। दूसरी रचना का नाम काव्य दर्शन बताया जाता है। नंबर 3, तीसरे प्रमुख जो रचनाकार जिनकी जो रचना है उसमें हमें गुप्त काल की जानकारी पढ़ने को मिलती है, तो नाम आता है भारवी जो साहित्यकार रहे हैं इनकी रचना का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो रचना का नाम बताया जाता है किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसमें हमें डिटेल पढ़ने को मिलते हैं गुप्त काल की। नंबर 4, चौथे जो प्रमुख रचनाकार जो देखने को मिलते हैं उनमें नाम आता है वत्स भट्टी के ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम बताया जाता है रावण वध बताए जाते हैं इनकी रचना का नाम। नंबर 5, पांचवा जो प्रमुख रचनाकार बताया जाता है उसका नाम है आपके अमर सिंह की जो रचना बताई जाती है यह अमरकोश के नाम से जानी जाती हैं। अब अमरकोश क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है तो सुनिए आप। अमरकोश जो है यह संस्कृत भाषा का, किस भाषा का? संस्कृत भाषा का विश्वकोश। संस्कृत भाषा का विश्वकोश कौन सी रचना बताई जाती है? तो अमरकोश। किसके द्वारा रची गई? अमर सिंह के द्वारा। और यह जो अमरकोश हमने अभी पढ़ा है इसमें डिटेल बड़े पैमाने पर कौन सी हमें पढ़ने को मिलती है? तो बताई जाती है डिटेल गुप्तकालीन कृषि जो है इसकी डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है अमर सिंह के अमरकोश में। नंबर 6, छठा जो रचनाकार हुआ है गुप्त काल का उसका नाम बताया जाता है सिद्धसेन। और सिद्धसेन की जो रचना हमें देखने को मिलती है इसका नाम है न्यायावतार।
न्यायावतार सिद्धसेन की प्रमुख रचना बताई जाती हैं। ये जो रचनाकार और इनकी रचनाएं हैं, यह कई सारे कंपटीशन के अंदर इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 7, सातवां जो प्रमुख रचनाकार हैं, इसका नाम बताया जाता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा हुई, किस ऐतिहासिक वंश के समय इसकी रचना हुई, तो वंश का नाम गुप्त साम्राज्य। अब ये पंचतंत्र जो है, यह पुस्तक किन से संबंधित है, इसमें वर्णन हमें किसका पढ़ने को मिलता है, तो पंचतंत्र जो है यह पुस्तक जानवरों से संबंधित है। किससे, जानवरों से संबंधित है। लेकिन रचना जो है, इसकी रचना जो है यह गुप्त काल में पढ़ने को मिलती हैं। बच्चों का प्यारा एक कार्टून नाटक जिसका नाम है मोगली जो एक कार्टून सीरियल है, इसकी जो रचना है यह पंचतंत्र के ऊपर ही की गई, जिसका प्रमुख कैरेक्टर बताया जाता है मोगली। अगर बात करें कि पंचतंत्र का दूसरा वर्जन अगर अरबी भाषा में जो लिखा गया है, अरबी भाषा में जो इसका दूसरा वर्जन लिखा गया, फारसी भाषा भी कह सकते हैं आप, उसमें उस पुस्तक का नाम बताया जाता है कीलला दीमना। कीलला और दीमना किसका वर्जन बताया जाता है, पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र का अरबी भाषा में रचित जो रूप हमें देखने को मिलता है उसे कीलला और दीमना के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, आठवें जो प्रमुख रचनाकार हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम बताया जाता है वात्स्यायन। और वात्स्यायन ने जो ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का नाम है कामरूप। ग्रंथ का नाम क्या बताया जाता, कामशास्त्र। जो वात्स्यायन का जो ग्रंथ बताया जाता कामसूत्र। क्या नाम है, कामसूत्र। और अगर बात करें भारतीय स्थापत्य शैली की, तो भारतीय स्थापत्य शैली में जो कामरूप शैली के अंदर जो मंदिर देखने को मिलता है, कामरूप शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलता है, यह मंदिर किस मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो मंदिर का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो जो आपके कामरूप शैली के अंदर देखने को मिलता है, कामसूत्र और कामरूप शैली में जो देखने को मिलता है, इसका नाम बताया जाता है खजुराहो जो मंदिर शिव को समर्पित है, इसमें कामरूप शैली को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं इस मंदिर में क्लैंप की गई हैं। अब खजुराहो जो मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो जो है इसका निर्माण करवाया, खजुराहो मंदिर का। नंबर 9, नौवां जो प्रमुख रचनाकार गुप्तकालीन देखने को मिलता है, इसका नाम है चंद्रगोबिन की जो प्रसिद्ध रचना हमें देखने को मिलती है, नाम है चंद्र व्याकरण। चंद्रगोबिन की प्रसिद्ध रचना का नाम हमें देखने को मिलता है। अंतिम जो रचनाकार और रचना हमें पढ़ने को मिलती है, उसका नाम अगर देखें हम, तो रचनाकार का नाम है आपके शूद्रक। और शूद्रक ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मत्स्यकट्टिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मत्स्यकट्टिकम ग्रंथ की रचना किस काल में हुई, तो शासन बताया जाता है गुप्त काल का। अब हम साथियों बात कर लेते हैं रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास के जो प्रमुख रचनाएं हैं, संस्कृत के अंदर जो रची गई थी, प्रमुख नाटक हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त काल के रस सिद्ध कवीश्वर कहे जाने वाले नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले प्रमुख जो साहित्यकार, जिन्हें रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास के नाम से जाना जाता है, तो उनकी रचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। रस सिद्ध कवीश्वर की नाटकों की रचना, पहला नाटक कौन सा था, पहला उनका काव्य कौन सा था, प्रमुख नाटक में किसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, और कालिदास को किन किन नामों से जाना जाता है,
इसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। कालिदास जो हैं यह किस गुप्त वंश के शासक के दरबारी कवि रहे हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास के बारे में। तो कालिदास जो हैं इन्हें रस सिद्ध कवीश्वर, रस सिद्ध कवीश्वर, रस सिद्ध कवीश्वर की उपाधि दी गई है गुप्त काल में। रस सिद्ध कवीश्वर की उपाधि से नवाजा गया है कालिदास को। बात करते हैं कालिदास के नाम जो विशिष्ट वर्णन या उपलब्धि देखने को मिलती है, तो सर्वप्रथम जो उपलब्धि हमें देखने को मिलती है तो कालिदास जो हैं यह नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। किसके? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के जनक। इन्हें नाट्य शास्त्र का जनक भी माना जाता है। वैसे नाटक जो है इनकी रचना शुरू शिव के द्वारा की गई है, तो नाट्य शास्त्र का जनक भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का विलियम शेक्सपियर, इन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बच्चों साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर जो हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं देखने को मिलती हैं उनमें प्रमुख रूप से रोमियो जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो आपके पुनर्जागरण काल में इनके द्वारा रचित की गई थी। तो भारत का जो कालिदास हैं जिन्हें रस सिद्ध कवीश्वर की उपाधि से नवाजा गया, इन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास जो हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाओं में और हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो कालिदास की जो 4 रचनाएं हैं वो काव्य रचनाएं हैं। कैसी हैं? काव्य, यानी कविताओं के माध्यम से इनको रचा गया। अगर बात करें इनके नाटकों की, तो इनके 3 प्रमुख नाटक बताए जाते हैं। 3 प्रसिद्ध नाटक, 3 इनके प्रसिद्ध नाटक देखने को हमें मिलते हैं। शुरू करने जा रहे हैं रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास की जो रचनाएं हैं इनमें सर्वप्रथम हम काव्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पर जो काव्य रचना हमें देखने को मिलती है रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास की, उसे ऋतुसंहार के नाम से जाना जाता है। अब ऋतुसंहार जो है यह कैसी काव्य रचना थी, कितने भागों में बंटी थी, भाग जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कालिदास की प्रथम काव्य रचना। कालिदास की प्रथम काव्य जो रचना है वो किस नाम से जानी जाती है, तो नाम है ऋतुसंहार। और ये ऋतुसंहार जो है ये कितने भागों में रचित है, तो इसके भाग लिखे जाते हैं 6 सर्ग, 6 सर्गों में विभक्त, 6 सर्गों में विभक्त हैं आपके ऋतुसंहार। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। दूसरी जो काव्य रचना हमें देखने को मिलती है रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास की, तो उसका नाम हमें जो देखने को मिलता है वह है आपके मेघदूत। मेघदूत जो रचना है इसके 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं। एक का नाम है आपके उत्तर मेघ और दूसरा जो रूप इसका देखने को मिलता है वह है आपके पूर्व मेघ। एक भाग का नाम उत्तर मेघ और दूसरे भाग का नाम बताया जाता है पूर्व मेघ। और इसमें डिटेल हमें किसकी पढ़ने को मिलेगी, तो ये जो ग्रंथ है मेघदूत, इसमें यक्ष की विरह गाथा, यक्ष की विरह गाथा, यक्ष की विरह गाथा जो है यह मेघदूत के नाम से जानी जाती हैं, जिसके रचनाकार का नाम बताया जाता है कालिदास। नंबर 3, तीसरी जो काव्य रचना है
जो महाकाव्य के नाम से भी जानी जाती है, इन्हें हम महाकाव्य कह सकते हैं। महाकाव्य जो कालिदास के द्वारा रचित है, इनमें जो तीसरा महाकाव्य है, तीसरे रैंक का जो काव्य दर्शन है इनका, उसे कुमार संभव के नाम से जाना जाता है। कुमार संभव, कुमार संभव जो कालिदास की रचना है, ये कितने भागों में विभक्त है? तो कालिदास की जो कुमार संभव रचना है यह 17 सर्गों में विभक्त, 17 सर्गों में विभक्त जो रचना कालिदास की, उसे कुमार संभव के नाम से जाना जाता है। अब जो कुमार संभव जो रचना है, महाकाव्य है, इसमें हमें डिटेल क्या पढ़ने को मिलेगी? तो शिव व पार्वती के पुत्र, शिव व पार्वती के पुत्र, शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें किस में पढ़ने को मिलता है? तो नाम कुमार संभव। नंबर 4, चौथी जो काव्य रचना है जिसे महाकाव्य कहा जाता है, उसका नाम है रघुवंश। रघुवंश के नाम से इसे जाना जाता है। अब रघुवंश जो है ये कितने सर्गों में विभक्त हैं? तो सर्ग बताए जाते, भाग बताए जाते हैं 19 सर्गों में विभक्त, 19 सर्गों में विभक्त बताया जाता है आपके रघुवंश। और अगर इसमें डिटेल पूछ ले, डिटेल किसकी पढ़ने को मिलती है? तो डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है संपूर्ण रघुवंश की। रघु, राम, दशरथ और दिलीप राजाओं की डिटेल हमें पढ़ने को किस में मिलेगी? कालिदास के ग्रंथ का नाम रघुवंश। तो हमने काव्य दर्शनों के बारे में डिटेल सहित सार गर्भित जो जानकारी ले ली है। अब हम बात कर लेते हैं कालिदास के नाटकों के बारे में। तो कालिदास का सर्वप्रथम जो पहला नाटक हमें देखने को मिलता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कालिदास का पहला जो नाटक है इसे मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र के नाम से यह जाना जाता है। यह जो नाटक है यह 5 अंकों में विभक्त, 5 अंकों में विभक्त जो नाटक हमें देखने को मिलता है कालिदास का, उसे मालविका अग्निमित्र के नाम से जाना जाता है। और मालविका अग्निमित्र जो इनका नाटक हमें देखने को मिलता है, इसमें डिटेल हमें कौन सी पढ़ने को मिलती है? तो डिटेल पढ़ने को मिलती है शुंग शासक अग्निमित्र, अग्निमित्र जो पुष्पमित्र शुंग के पुत्र बताए जाते हैं। डिटेल लिख सकते हैं हम आप इसकी डिटेल जो हमें पढ़ने को मिलती है मालविका अग्निमित्र के अंदर। तो शुंग शासक अग्निमित्र व शुंग शासक अग्निमित्र जो पुष्पमित्र शुंग के पुत्र बताए जाते हैं, इनकी जो प्रणय गाथा बताई जाती है वो है मालविका, मालविका, मालविका व अग्निमित्र की प्रणय गाथा, प्रणय गाथा, प्रणय गाथा का वर्णन हमें किस में पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है मालविका अग्निमित्र नाटक के अंदर। और बताना चाहूँगा कि अगर हम राजस्थानी साहित्य की बात करें तो इसमें प्रेम जो विवाह के बंधन में बंध गया, अर्थात ये प्रणय गाथा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेम टू विवाह जो ये डिटेल हैं इसमें राजस्थानी साहित्य में वेली के नाम से जाना जाता है। जैसे वेली किशन रुक्मणी की के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर राजस्थानी साहित्य की बात करें तो इसमें चरचरी है, प्रकाश है, साथ में दवा वेत है, 12 मासा है, इसके साथ में पवाड़ा है, वेली है। ये सारे राजस्थानी साहित्य के प्रमुख भाग बताए जाते हैं, इसके रूप बताए जाते हैं। तो पहले नाटक के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली। नंबर 2, दूसरा जो नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं रस सिद्ध कवीश्वर कालिदास का, उसे विक्रमोवंश्यम के नाम से जाना जाता है। विक्रमोवंश्यम, विक्रमोवंश्यम जो है यह नाटक कितने भागों में बंटा है? तो विक्रमोवंश्यम जो नाटक है यह नाटक भी आपके
5 अंकों में विभक्त, 5 अंकों में विभक्त जो नाटक हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो नाटक है इसे विक्रमोवंशम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि विक्रमोवंशम जो है ये नाटक, इसमें हमें डिटेल किसकी पढ़ने को मिलती है, तो डिटेल पढ़ने को मिलती है पुरुरवा व उर्वशी की प्रणय गाथा। डिटेल विक्रमोवंशम जो नाटक है रसिद कवीश्वर कालिदास का, इसमें डिटेल जो हमें पढ़ने को मिलती है तो इसमें शासक का नाम बताया जाता है पुरुरवा, पुरुरवा व उर्वशी, पुरुरवा व उर्वशी की प्रणय गाथा। पुरुरवा व उर्वशी की प्रणय गाथा का जो विवरण हमें किस में पढ़ने को मिलता है, विक्रमोवंश में। अब हम बात करते हैं रससिद्ध कवीश्वर कालिदास की अंतिम नाटक की। रससिद्ध कवीश्वर कालिदास का जो अंतिम नाटक हमें पढ़ने को मिलता है उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जाना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की अंतिम नाटक, कालिदास का अंतिम नाटक बताया जाता है जो आपके 7 अंकों में विभक्त, 7 अंकों में विभक्त, 7 अंकों में विभक्त बताया जाता है यह नाटक। अगर बात करें इस नाटक के वर्णन का तो इसमें कौन सी विषय वस्तु हमें देखने को मिलती है, तो इसमें हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत, हस्तिनापुर नरेश जिसका नाम बताया जाता है दुष्यंत, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत। अगर पूछ ले हस्तिनापुर की खोज किसने की, तो हस्तिनापुर की खोज 1919 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत जिसकी वेडिंग हुई थी कर्ण ऋषि, कर्ण ऋषि, कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री, कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री जो कर्ण ऋषि के द्वारा पाली गई थी उसका नाम है शकुंतला। शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत व कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री जिसका नाम शकुंतला बताया जाता है, इसका वर्णन हमें कालिदास के अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ने को मिलता है। तो साथियों, हमने आज जो साम्राज्य पढ़ा जिसका नाम गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के जो ऐतिहासिक स्रोत जिसमें पुरातात्विक स्रोत संपूर्ण पढ़े, गुप्त साम्राज्य किस प्रकार उत्तर भारत में इसकी नींव पड़ी है, साथ ही गुप्त साम्राज्य के जो साहित्यिक स्रोत है, संपूर्ण साहित्य और साहित्यकारों के बारे में भी हमने जानकारी ली। धन्यवाद।